हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है इकोसिस्टम। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं द थर्ड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, दैट इज एनर्जी फ्लो। तो अभी तक की जो कहानी हो चुकी थी वो क्या कि देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। नंबर 1 इज प्रोडक्टिविटी, जो देख लिया पढ़ लिया। सेकेंड वॉज डिकम्पोजिशन, डिटेल में देखा पढ़ लिया। नाउ टुडे इट्स टाइम टू स्टडी दिस एनर्जी फ्लो कि एनर्जी फ्लो क्या होता है भाई इकोसिस्टम में, कहाँ से कौन एनर्जी ले रहा है, फिर एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, कितनी ट्रांसफ़र हो रही है। बिकॉज आपको ये तो पता है ना कोई अपनी एनर्जी बना सकता है ना कोई एनर्जी ख़त्म कर सकता है, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो कभी ना बनाई जा सकती है ना खत्म करी जा सकती है, बस वो अपना फॉर्म चेंज करती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, अनदर टू फिर किसी और को। तो आधे की तो यही सुन के हालत ख़राब हो गई है कि एनर्जी फ्लो मतलब समथिंग फिजिक्स से रिलेटेड कुछ बायो में आने वाला है। तो फिजिक्स से रिलेटेड बायो में नहीं आ रहा है, ये सिर्फ बायो का ही कंसेप्ट है एनर्जी फ्लो। किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है तो चलो देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। Sun is the only source of energy for all ecosystem except deep sea hydrothermal ecosystem। मैं अगर बोलूं इस पूरे अर्थ पर एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ सोर्स क्या है तो आप बेटूक होके मुझे एक आंसर करोगे सन, बिकॉज सन इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो लाइट एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है इस पूरे दुनिया में, वो है सन। बात करें सन कहाँ नहीं है तो सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम जो है बहुत ही नीचे ओशंस में, बहुत ही नीचे, जो बहुत ही नीचे का लेवल है, वहाँ तक सनलाइट नहीं पहुँच रही है, तो वहाँ पे सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। बट वो तो चलो एक एक्सेप्शन हो गया, उसको हम हटा दें। एक्सेप्शन याद रखना, एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट इज द प्लेस वेयर सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इट इज डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स। नाउ अगर मैं बात कर रही हूँ कि नॉर्मली सन ही है तो सन से आने वाली इतनी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हम सब ले रहे हैं और अपना काम चला रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है ना। अगर अभी 2 दिन से सन नहीं आएगा तो हम सब की डेथ हो जाएगी, ऐसे ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये बात आप भी जानते हैं। सन से एनर्जी आ रही है, वेरी गुड, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी गुड। बट आर वी ऑल मतलब केपेबल ऑफ ग्रैबिंग एंड कैप्चरिंग ऑल दिस एनर्जी? नो, only green plants are capable of just capturing this energy coming from the sun. So of the incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active radiation। अब ऐसा भी नहीं है कि जितनी भी रेडिएशंस आ रही हैं, जितना भी सनलाइट आ रहा है वो सारा का सारा हमारे काम का है। नो, ओनली 50%, टोटल का सिर्फ 50% कहलाता है PAR, दैट मीन्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो आउट ऑफ टोटल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव कितना पार्ट होता है? सिर्फ 50% होता है। बट आउट ऑफ दैट 50% ऑल्सो प्लांट कैन जस्ट एब्जॉर्ब 2 to 10%। 10% के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। तो टोटल सनलाइट में से सिर्फ 2 to 10% देखा जाए, वैसे एक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव कितना है? सिर्फ 50% है, टोटल तो है भी नहीं। उस 50% में से भी प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं? प्लांट्स आर जस्ट केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग 2 to 10%, बस इतना सही कर पाते हैं प्लांट्स। Plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria, autotrophs, fix solar radiant energy to make food। अब ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि पहली चीज़ तो एनर्जी का सोर्स एक है, दैट इज सन। उससे आने वाली जो सोलर एनर्जी है उसको कैप्चर करने वाले भी सिर्फ और सिर्फ कौन है? ओनली द ऑटोट्रॉप्स, ओनली द ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स में मेनली कौन आ जाता है? प्लांट्स। मेनली कौन आ जाता है? प्लांट्स एंड सम कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रॉप्स ही वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास में कैपेबिलिटीज हैं टू कैप्चर द सोलर एनर्जी। और क्यों कर रहे हैं वो सोलर एनर्जी को कैप्चर? क्यों पकड़ रहा है प्लांट सोलर एनर्जी को? टू सिंथेसाइज फूड, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट इज फूड। क्लियर हुई कहानी? तो एनर्जी का सोर्स आपको समझ में आ गया है, सन। पकड़ने वाले समझ में आ गए, सोर्स को कैप्चर करने वाले समझ में आ गए, दैट इज द ऑटोट्रॉप्स, मेनली प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया।
Now the organism which are able to capture the sunlight directly, जो solar energy आ रही है उस solar energy को directly capture करके use कर सकते हैं to convert light energy into food energy, those organisms are called producers. Those organisms are referred to as organism. अब एनर्जी को के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया है, तो दोज ऑर्गेनिज्म जो कि सनलाइट को ग्रैब करके पकड़ के दे कैन सिंथेसाइज द फूड, दे आर रेफर टू एज प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉप्स. दे आर रेफर टू एज प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉप्स. Secondly, in a terrestrial ecosystem, major producers are herbaceous and woody plant. अगर हम terrestrial ecosystem की ज़मीन पे बात करते हैं तो क्या है, बहुत सारे herbaceous और woody plants हैं जो कि producers हैं, basically plants हैं. Primary producers in aquatic ecosystem are phytoplankton, algae and higher plants. ये तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, और अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो वहाँ भी प्लांट्स होते हैं, यू नो इट वेरी वेल. फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, एल्गे होता है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो हमें एक्वेटिक एनवायरनमेंट, एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी मिलते हैं. तो बोथ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम बोथ विल हैव प्रोड्यूसर्स. बिकॉज अगर आपको याद आ रहा है तो हमने जब स्टार्टिंग में पार्ट 1 वीडियो में हमने समझा था कि कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर प्रोड्यूसर्स ही नहीं है तो आगे का पूरा इकोसिस्टम वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. बिकॉज देयर मस्ट बी समवन जो फूड प्रोवाइड करे. आपकी फैमिली में अगर आपके फादर अर्न करके और घर में खाना पीना नहीं लाएंगे, राशन नहीं लाएंगे, तो सब मर जाओगे. नहीं खाना ही नहीं मिलेगा तो मर ही जाओगे, डेथ हो जाएगी. फादर या मदर कोई भी मेहनत करके अर्न करके आप पे स्पेंड नहीं करेंगे तो आप तो मर जाओगे. तो देयर माइट बी समवन जिसको खाना आता हो बनाना, ताकि सारे उससे रिलेटेड ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकें. तो दोनों इकोसिस्टम में आपने देखा कि देयर आर प्रोड्यूसर्स. द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाई. अब क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर ने एनर्जी पकड़ी मतलब इन द सेंस जो भी सोलर एनर्जी को उसने ट्रैप किया, सोलर एनर्जी को उसने ट्रैप किया, किसकी हेल्प से ट्रैप कर पाता है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की हेल्प से इसको ट्रैप किया और क्या सिंथेसाइज किया, ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज फूड. उसने सिंथेसाइज करा ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि होता है फूड. अब मैं अगर बोलूं कि नाउ द एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, मैं बोल रही हूँ कि अब एनर्जी का ट्रांसफर होगा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स पर, तो आप बोलोगे हाँ मैम सोलर एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा क्या? ऐसे करके वो ऐसा होता है कि प्लांट ने धूप ले ली और तुम फिर प्लांट को ऐसे करके पकड़ के ऐसे ले लो तो फिर तुम्हारे अंदर धूप या सोलर एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी? जादू हो क्या? मूवी चल रही है क्या? ऐसा नहीं होता है. प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज करके उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इन फॉर्म ऑफ फूड. किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया? इन फॉर्म ऑफ फूड. एनर्जी इज कन्वर्टेबल, भाई कन्वर्ट हो सकती है, अपना फॉर्म चेंज कर सकती है. अब एनर्जी आ गई सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड्स में. अब नाउ यू विल कंज्यूम, ऑल द कंज्यूमर्स, यू नहीं ऑल द कंज्यूमर्स विल कंज्यूम दिस फूड and the solar energy will transfer from producers to consumers. अब पढ़ो लास्ट वाला पॉइंट, the energy trapped by the producer passed on to a consumer. तो एनर्जी जो भी पकड़ी है प्रोड्यूसर्स ने वो ट्रांसफर होगी किसके पास में? कंज्यूमर्स के पास में. और या फिर क्या होगा, नहीं ट्रांसफर हो रही तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर की डेथ होगी तो वो सॉइल को मिलेगी, फिर अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगी. तो इन शॉर्ट ये है कि सनलाइट को या सोलर टोटल एनर्जी को जो कैप्चर करने का प्रोसेस है वो प्रोड्यूसर्स का है. प्रोड्यूसर्स उस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फूड एंड नाउ द कंज्यूमर्स विल कंज्यूम फूड. क्या कंज्यूम करेंगे? फूड को कंज्यूम करेंगे एंड द एनर्जी विल पास ऑन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. जो एनर्जी उसने खाना बनाया और वो खाना किसने खा लिया? कंज्यूमर्स ने खा लिया, तो एनर्जी उनको मिल गई. तो फर्स्ट स्टेज पे कौन आ जाते हैं? प्रोड्यूसर्स. एनर्जी का अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहले एनर्जी किसने पकड़ी? प्रोड्यूसर्स ने. नाउ producers will transfer its energy to consumer or the heterotrophs. These are animal that directly or indirectly depend on plant for food. तो आपको समझ में आती है ये चीज़, कंज्यूमर या हेटेरोट्रॉप का क्या मतलब होता है? All the organisms which are directly or indirectly depend on plants for completing their food requirement. ठीक है? They include, अब consumers are divided into 3 types. कंज्यूमर को 3 लेवल पे डिवाइड किया है.
सबसे पहले आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर और द हर्बीवोर्स। सबसे पहले कौन आते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स और द हर्बीवोर्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं, जो टोटली प्रोड्यूसर्स पर डिपेंडेंट हैं, फीड ऑन प्लांट्स। तो सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हर्बीवोर क्या होता है? हर्बीवोर आर द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्लांट, एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड, मैमल, मॉलस्क एटसेट्रा। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड टोटली ऑन प्लांट्स, हर्बीवोर्स, एग्जाम्पल इंसेक्ट, बर्ड, मैमल एंड मॉलस्क। नाउ देयर आर सेकेंडरी कंज्यूमर। पहले हो गए प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरे हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्निवोर। दे आर ऑल्सो नोन एज प्राइमरी कार्निवोर। भैया अब क्यों कार्निवोर कह रहे हैं, चलो बताओ। कार्निवोर कौन होते हैं? हर्बीवोर, कार्निवोर। हर्बीवोर तो होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए थे। सेकेंडरी कंज्यूमर को बोल रहे हैं प्राइमरी कार्निवोर, क्योंकि कार्निवोर आर द ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को खा लेता है, दूसरे किसी एनिमल को खा जाता है। तो फीड ऑन हर्बीवोर्स। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो किसको खा रहे हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर आर फीडिंग ऑन हर्बीवोर और प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर फीडिंग प्राइमरी कंज्यूमर। समझ में आ रही है बात? समझ में? तो इसीलिए हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवोर भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर द ऑर्गेनिज्म दैट ईटिंग अदर एनिमल, एग्जाम्पल फ्रॉग, फॉक्स, मैन एटसेट्रा। तो मैन, फॉग, फ्रॉग्स ये किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स में। एंड लास्टली वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स बोलो या फिर इन्हें सेकेंडरी कार्निवोर बोलो या टॉप कार्निवोर बोलो। क्या क्या बोल सकते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर बोलो, या तो आप क्या बोलो, सेकेंडरी कार्निवोर बोलो, या फिर टॉप कार्निवोर्स या टॉप कंज्यूमर्स बोलो। तो दे फीड प्राइमरी ऑन कार्निवोर्स। इनका पेड़ पौधों से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फीड करते हैं ऑन कार्निवोर्स। दे फीड ऑन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को ही खा जाते हैं। तो कार्निवोर्स को खाने वाले कौन कौन होते हैं? टाइगर, लायन एटसेट्रा। टाइगर, लायन, वल्चर ये सब क्या है? ये तो भाई सीधे सीधे कार्निवोर को ही खा जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो आपने कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म पढ़े? चलो अगर मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊं, सबसे पहले आपने पढ़ा प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स के साथ सेकेंड नंबर पे कौन आ जाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिसमें हर्बीवोर्स आ जाते हैं। फिर कौन आ जाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड देन आ जाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? हर्बीवोर। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम प्राइमरी कार्निवोर, और यहाँ पर सेकेंडरी कार्निवोर। हर्बीवोर, कार्निवोर, कार्निवोर, बट दे आर प्राइमरी कार्निवोर एंड दीज आर सेकेंडरी कार्निवोर। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी फ्लो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इन दिस मैनर। क्लियर? समझ में आ गया? नाउ लेट्स मूव टू फूड चेन्स. What do you understand by food chain? The chain of feeding relationship between different organism is called a food chain. क्या होता है food chain? हर एक organism किसी दूसरे organism पे dependent है. Producers किसी पे dependent नहीं है. Producers are independent. वो सिर्फ sunlight पे dependent है. But all the primary consumer depends on producer. Secondary consumer depends on primary consumer. टर्शियरी कंज्यूमर डिपेंड्स ऑन सेकेंडरी एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो मतलब कहीं ना कहीं आपको ये चीज रियलाइज होता है, इन आवर नेचर ईच ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज लिंक्ड विद अनदर। हर कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक है। किस लिए लिंक है भाई? उसके रिश्तेदार है वो, इसलिए? नो, फॉर मीटिंग देयर फूड रिक्वायरमेंट, फॉर मीटिंग देयर food requirement, and this relationship between different organism for the food requirement leads to the formation of food chain in our nature. इसके कारण क्या हुआ कि हमारे नेचर में फूड चेन का एस्टैब्लिशमेंट हो गया. And food chains in our nature can be of two type. Number one, we have grazing food chain. Number one, we have grazing food chain, and secondly, we have detritus food chain. So what are the two types of food chain in our nature? Grazing food chain and detritus food chain. थोड़ा थोड़ा तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि detritus, अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं decomposers का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली होगा. तो चलो देखते हैं भाई कितना होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा.
सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, GFC। अब ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? हेयर प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन लिविंग प्लांट। भाई हमें पता है कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉर एग्जाम्पल से समझो घास, ग्रास हो गई, ग्रास इज प्रोड्यूसर। ग्रास को खाया गोट ने, गोट हर्बीवोर, और गोट इज प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी यहाँ लिखा हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर। नाउ गोट को खाया मैन ने, मैन इज सेकेंडरी कंज्यूमर, और मैन को खा गया लायन, लायन लिख देते हैं लायन, तो लायन विल बी टर्शरी कंज्यूमर, लायन विल बी टर्शरी कंज्यूमर। तो here primary consumer feeds on living plant producer, that is why it is known as grazing food chain, because जो primary consumer है it is totally dependent on plants, that is totally dependent on plants, grazing type of plants, मतलब grazing in the sense the primary consumer will graze on the producers and then the food chain will goes on in this manner. So this is an example of grazing food chain. And what is detritus food chain? Here primary consumer feeds on dead organic matter. Detritus किस पे फीड करता है यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर? डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, दैट इज detritus. डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ DFC. अगर मैं बात कर रही हूँ दोनों चेन्स में डिफरेंस, यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ग्रेजिंग फूड चेन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ detritus फूड चेन। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो दोनों में सिर्फ एक ही लेवल पर डिफरेंस है। कहाँ पर? इन दिस प्रोड्यूसर्स के बजाय मैं यहाँ प्लांट्स लिख देती हूँ, प्लांट्स will be consumed by primary consumers, and here detritus will be consumed by primary consumers. समझ आई कहानी? तो दोनों चेन्स में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको एक और चीज रियलाइज होगी, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, डेथ मतलब डेथ के बाद ऑर्गेनिज्म विल बी कन्वर्टेड इनटू detritus। ऑब्वियसली अगर डेथ हो गई वो detritus बन गया है, और अब वहां पे पहले प्राइमरी कंज्यूमर काम करेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो द फूड चेन विल बी ऑफ विच टाइप? DFC, दैट इज detritus फूड चेन। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है तो वहां से कौन सी फूड चेन स्टार्ट होगी? DFC। इफ ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, जिंदा है, अगर कोई भी प्राइमरी का हर्बीवोर है या प्राइमरी कंज्यूमर है, तो डेफिनेटली उसकी लाइफ में नॉर्मली GFC होगा, ग्रेजिंग फूड चेन होगा। लेकिन आफ्टर इट्स डेथ द फूड चेन विल बी detritus फूड चेन। सो अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों फूड चेन्स के बीच में आपको डिफरेंस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी है ना, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कुछ और बातें देखें अगर हम, detritus is made up of decomposers, saprophytes such as fungi and bacteria. They secrete digestive enzyme that break down the detritus into simple inorganic material which are absorbed by them, thus they get energy and nutrient. अब अगर हम बात करते हैं detritus food chain की, तो उसमें definitely decomposers involve होंगे। detritus food chain है तो decomposers will play an important role, क्योंकि detritus को कंज्यूम आप कैसे कर सकते हो? बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। तो सैप्रोफाइट्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया का यहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम बात करें तो फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो सिंपली ऐसे एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिससे सारा का सारा detritus का ब्रेक डाउन हो जाता है और उससे सारे के सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्लियर? इजी स्टोरी। चलिए, now let's move to some more points. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. तो ये याद रख लो, पॉइंट टू रिमेंबर वाली बात है ये। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो GFC, ग्रेजिंग फूड चेन, इज मोर कॉमन। In terrestrial ecosystem, a much amount of energy flows through DFC than through GFC. और अगर हम terrestrial ecosystem की बात करते हैं तो DFC is more common. तो एनर्जी फ्लो ज़्यादा, एनर्जी साइक्लिंग ज़्यादा किससे होती है? थ्रू DFC एज कम्पेयर टू GFC। तो अगर आप याद रखो यहाँ पे पॉइंट में, बहुत ही शॉर्ट पॉइंट में, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या देखने को मिलता है हमें? ग्रेजिंग फूड चेन मोस्ट कॉमनली। एंड अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो हमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर देखने को मिलता है DFC more commonly than through GFC. DFC may be connected with GFC at some level. तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
detritus food chain may be connected with grazing food chain at some levels। तो चलो इसको हम रख देते हैं क्वेश्चन। आप बताइएगा इसका आंसर, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो देखते देखते, तो आप मुझे बताओ आपको क्या फील होता है कि DFC एट विच पॉइंट विल कनेक्ट विद GFC। ठीक है, चलिए कुछ आपके लिए भी तो काम छोड़े, सब कुछ हम करा देंगे तो कैसे चलेगा। Some organisms of DFC are prey to the GFC animal. Animal like cockroaches, crows, human, etc. are omnivores. Such interconnections of food chain are called food webs. अब उन्होंने हमको ये समझाया कि अगर हम DFC के कुछ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करें तो वो क्या है, वो GFC के एनिमल्स के लिए प्रे हैं। जो ग्रेजिंग फूड चेन में एनिमल्स प्रेजेंट हैं, मे बी वो डेट्राइटस फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनका मील है, उनका खाना है, वो खा जाएंगे उनको। सो यहाँ पर आपको क्लियर हो रहा है कि GFC और DFC दोनों कनेक्टेड हो गए, बिकॉज सम ऑर्गेनिज्म ऑफ DFC आर प्रे टू द GFC एनिमल। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म जो पार्ट हैं, किसका पार्ट है भाई, DFC का पार्ट है। हो सकता है GFC के ऑर्गेनिज्म उन्हें खाना ही खा गए, उनको बना लिया उन्होंने अपना कंज्यूमर, वो खा गए, वो उनके लिए बिल्कुल खाना हो गए, बढ़िया से खा पी लिया उन्होंने। एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, क्रोज, ह्यूमन एटसेट्रा आर ओमनिवोर्स। और ये कुछ ओमनिवोर्स चक्कर भी तो होता है। क्या होता है ओमनिवोर्स? ओमनिवोर्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन फीड ऑन बोथ मतलब कि प्लांट्स एज वेल एज अदर ऑर्गेनिज्म। Such interconnections in food chains can lead to formation of food web। तो हमेशा 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 एक बात याद रखिए, हमारे नेचर में मिलते हैं फूड वेब्स, ना कि ये फूड चेन्स ऐसे करके जो स्ट्रेट लीनियर ड्रॉ करके चेन्स बनाते हैं ना, ऐसा कभी भी हमारे नेचर में नहीं कुछ भी मिलता। What the practically we found in our nature is the food web। तो food web कैसे बनता है? Suppose this is a DFC and this is GFC। अब यहाँ पे DFC का कोई ऑर्गेनिज्म था, ये जो GFC वाला है उस पर डिपेंड करता है। तो इफ दिस इंटरकनेक्शन इज एस्टैब्लिशिंग, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ अ वेब। एक वेब बन जाता है, बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंगल, ये तो मैंने एक ड्रॉ करके दिखा दिया, बट ऐसे ही मल्टीपल इंटरकनेक्शंस हमारे नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ किसी एक दूसरे पर ही डिपेंड हो, उसको कंज्यूम करने वाले मल्टीपल ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। अगर देखो तो यहाँ पे कॉर्न है, कॉर्न को खाया ग्रास हॉपर ने, अब ग्रास हॉपर को खाने वाला चूहा भी है, फ्रॉग भी है। अब चूहे को खाने वाले कितने लोग हैं? पाइथन है, वोल्फ है, ईगल है। फ्रॉग को खाने वाला भी ईगल है, ड्रैगन फ्लाई, मतलब बहुत सा, ड्रैगन फ्लाई को खाने वाला फ्रॉग है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज लिंक्ड विद अनदर, हर कोई हर किसी से लिंक्ड है। तो इसीलिए हमारे नेचर में जो मोर एक्यूरेट कंसेप्ट है दैट इज ऑफ फूड वेब एज कंपेयर टू फूड चेन। तो फूड वेब फॉर्म कैसे होता है? व्हेन देयर आर इंटरकनेक्शंस बिटवीन फूड चेन, जब कोई भी 2-3 फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएं, है ना, आपस में कनेक्ट हो जाएं, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फूड वेब। A specific place of organism in the food chain is known as their trophic level। very very important, इसको याद रख के रखो। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी लेवल ऑक्यूपाई कर रहा है किसी भी फूड चेन में, तो वो पोजीशन कहलाती है ट्रॉफिक लेवल। क्या कहलाती है वो पोजीशन? ट्रॉफिक लेवल। समझते हैं इसको अगर हम, तो अगर आपको यहाँ दिख रहा है सिंपल एक फूड चेन है जिसमें सबसे पहले कौन होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, secondary consumer and tertiary consumer। So this will be first trophic level, second trophic level, third trophic level and fourth trophic level। So whatever organism are placed in this food chain वो कहलाता है उनका trophic level। क्या कहलाता है? trophic level। first trophic level में कौन आ जाएंगे? plants, पता है आपको। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में हर्बीवोर्स आ जाते हैं, या फिर हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? हर्बीवोर्स, और क्या ही बोलेंगे। थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कार्निवोर्स आ जाते हैं, कार्निवोर या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी नहीं, प्राइमरी कार्निवोर, बर्ड, फिशेस, वोल्फ एटसेट्रा। और अगर हम बात करते हैं टर्शरी कंज्यूमर में, तो फोर्थ टॉपिक लेवल वहाँ पे आ जाते हैं टॉप कार्निवोर में मैन, लायन एटसेट्रा। तो एवरी ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट लेवल इज referred as trophic level। This is a diagram from NCERT showing energy flow through different trophic level, कि कैसे एक लेवल से दूसरे लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। This is the primary level, this is the
सबसे पहले प्रोड्यूसर लेवल, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। अलग अलग लेवल पर कैसे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एनर्जी फ्लो पूरे मुद्दे की बात है उसमें यही बात आपको याद रखनी है। एज वी मूव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड and to fourth trophic level और energy level, energy decreases। सबसे maximum energy होती है first trophic level पे और वो least हो जाती है at fourth trophic level। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है during energy flow, जब भी energy का flow हो रहा है तो क्या हो रहा है, energy decreases at successive trophic level, कम होती जाती है। When an organism die, it become dead biomass, detritus. It is an energy source for decomposers। और अगर हम decomposers की बात करें जिन्हें इस फूड चेन में कोई भी एज सच पोजीशन नहीं दी गई है, उनके लिए एनर्जी सोर्स क्या है बताओ? उनके लिए डेड ऑर्गेनिज्म आर द एनर्जी सोर्स। क्लियर? Organism at each trophic level depend on those at the lower trophic level for the energy। अब आपको ट्रॉफिक लेवल डिस्कशन करने से ये समझ में आने लगा है, हर ऊपर वाला ट्रॉफिक लेवल अपने से एक स्टेप नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पर डिपेंडेंट है फॉर देयर एनर्जी नीड्स, फॉर देयर एनर्जी नीड्स। मैं अगर बोलूँ सेकेंड लेवल पे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म है, दे आर डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, टू मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरीके से food chain or the cycle of energy flow regulate in our nature। The amount of living material in a trophic level at a given time is called the standing crop। तो ये चीज आपको याद रखना है, what is standing crop। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी ट्रॉफिक लेवल पर, किसी में मैं डिस्कस कर रही हूँ सपोज फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल प्लांट्स वाला, जो प्रोड्यूसर्स वाला ट्रॉफिक लेवल है, उस पर कितना बायोमास या कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, that organic matter at any particular trophic level is referred to as standing crop। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? standing crop। It is measured as biomass, mass of living organism or number in unit area। तो या तो आप उसको बायोमास से फाइंड आउट करो या तो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट एरिया। प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो भाई ठीक है, आपने बायोमास से फाइंड कर लिया, लेकिन अगर मैं बात कर रही हूँ थर्ड ट्रॉपिक लेवल की जिसमें आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, तो भाई उसमें कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, कितना स्टैंडिंग क्रॉप है? तो यू हैव टू काउंट द नंबर्स, यू हैव टू काउंट द नंबर्स। क्लियर? चलो ठीक है। Biomass of a species is measured in terms of fresh or dry weight। Dry weight is more accurate because it is the exact mass of body which remain constant। तो हमें अगर कभी भी बायोमास फाइंड आउट करना है तो हम हमेशा ड्राई वेट कंसीडर करते हैं। वेट वेट कंसीडर ना करने का रीजन ये है कि वेट वेट कैन बी वेरिएबल। Number of trophic level in GFC is restricted as it follows 10% law। Only 10% of energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level। तो this 10% law is very very important। ये मैं अभी आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो ये क्या है 10% लॉ? चलो देख लेते हैं क्या होता है 10% लॉ। जब भी एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू सेकेंड ट्रॉफिक लेवल एंड टू थर्ड ट्रॉफिक लेवल, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी है 1000 किलो कैलोरी। कितनी एनर्जी है? 1000 कैलोरी। अब मैं पूछ रही हूँ कि अगर फर्स्ट लेवल पे 1000 कैलोरी एनर्जी है तो आप मुझे बताओ सेकेंड लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? तो आप मुझे आंसर करोगे मैम ओनली 10% ऑफ 1000 एंड 10% ऑफ 1000 कितना होगा? 10% ऑफ 1000, लो भाई जिसको नहीं आती मैथ्स थोड़ी सी मैथ्स सिखा देते हैं। 10% ऑफ 1000 होता है 100। कितना होता है? 100। तो यहाँ पर 100 कैलोरी एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होगी टू द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। अब मैं पूछती हूँ थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी? तो अगेन 10% ऑफ 1000? नो, ओनली 10% ऑफ 100, ओनली 10% ऑफ 100। तो यहाँ पे जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी इट विल बी 10 कैलोरी। तो आपको यहाँ से ये समझ आना चाहिए अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात कर रहे हैं मेनली, तो वो 4 लेवल से ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकती, 4 या 5। क्यों?
बिकॉज हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी कम होती जा रही है, बिकॉज एनर्जी फॉलो 10% लॉ। एनर्जी कौन सा लॉ फॉलो करती है? एनर्जी फॉलो 10% लॉ। तो दैट इज वाई दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन जीएफसी इज रिस्ट्रिक्टेड एज इट फॉलोज 10% लॉ। तो 10% लॉ क्लियर हो गया आपको? क्या होता है 10% लॉ? ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। तो हर ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पर सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी का ट्रांसफर होता है फ्रॉम इट्स लोअर ट्रॉफिक लेवल। क्लियर कहानी? पक्के से बोलो, पक्का पक्का पक्का। समझ में आया कि नहीं? तो इसी पर बेस्ड एक टॉपिक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, विच इज बेस्ड ऑन द बायोमास अवेलेबिलिटी ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। और किस तरीके से किस लेवल पर कितना बायोमास है, उसके लिए हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एनर्जी पिरामिड्स। इट कुड बी फॉर बायोमास, इट कुड बी फॉर एनर्जी। तो जो अब नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे अबाउट पिरामिड्स। अभी आज के लिए फॉर एनर्जी फ्लो दिस इज ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक नहीं समझ में आया एनर्जी फ्लो में, तो आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। और सब कुछ अगर क्लियर हो गया है तो जल्दी से फिर क्या करना है? वीडियो को कर देना है लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लेना है सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।